नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग एक नए मुद्दे पर आज बात करेंगे जो बहुत ही चर्चा में है। उससे जुड़े कई आपराधिक मामले सामने आ गए हैं। पहले तो जिस मामले पर हम बात करेंगे वो पहले उस तरह के अपराध, छेड़खानी के अपराध के अंतर्गत और उसके अंतर्गत जो कानून था उसके अंतर्गत आते थे। लेकिन 2012 जो निर्भया कांड हुआ, उस कांड के बाद इस प्रकार के बलात्कार को, अपराध को बलात्कार की श्रेणी में ला दिया गया और उसमें भी दो श्रेणियां बना दी गई, बालिग और नाबालिग। और पॉक्सो एक्ट के तहत भी उसको एक बलात्कार के अंतर्गत ला दिया गया और एक कानून की धारा बनाकर, आईपीसी की धारा बनाकर उसको एक बलात्कार के कानून के रूप में उसको प्रदर्शित कर दिया गया। तो आज के इस मामले में हम बात करेंगे डिजिटल रेप क्या होता है, क्यों चर्चा में है, किस प्रकार के रेप को डिजिटल रेप कहते हैं, उसके बाद इसके लिए क्या कानून है और इससे संबंधित क्या क्या मामले हैं। तो आइए इस वीडियो सेशन को प्रारंभ करते हैं। इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे, जो चर्चा के बिंदु होंगे उस पर हम बात करेंगे कि क्या होता है डिजिटल रेप, डिजिटल रेप को कब लाया गया रेप की श्रेणी में। पहले यह जो डिजिटल रेप था वह रेप की श्रेणी में नहीं था। पहले जो डिजिटल रेप था वह रेप की श्रेणी में नहीं था। किस कांड के बाद या किस घटना के बाद या किसकी सिफारिश पर, कौन सी वह समिति गठित थी जिसकी सिफारिश पर इसको बलात्कार की श्रेणी में लाया गया, उस पर भी बात करेंगे। डिजिटल रेप के संबंध में क्या कानून है और क्या सजा का प्रावधान है, इस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे कि इसमें जो बलात्कार पीड़िता होती है उसके कितने प्रकारों में यह हमारा कानून उसको डिवाइड किया है, और साथ ही साथ डिजिटल रेप से संबंधित कुछ मामलों पर हम बात करेंगे। भाषा में हम पहले अपने विषय बिंदु को समझते हैं, क्या होता है डिजिटल रेप। तो साधारण अर्थों में अगर हम इसकी बात करें तो बिना अनुमति के किसी बच्ची या महिला के साथ, बिना अनुमति के किसी बच्ची या महिला के साथ अंगुलियों या पैर के अंगूठे से यौन उत्पीड़न किया जाता है तो उसे डिजिटल रेप कहते हैं। अर्थात अगर साधारण भाषा में समझे तो बिना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का यूज़ किए अगर किसी बच्ची या महिला के साथ व्यक्ति रेप करता है, अनचाहा यौन संबंध स्थापित करता है, तो वह उसे डिजिटल रेप की संज्ञा दी जाती है। और अगर अंग्रेजी डिक्शनरी के अनुसार इस पर बात करें तो जो अंग्रेजी का शब्दकोश है उसमें डिजिट मतलब अंक होता है, लेकिन वहाँ पर डिजिट को शरीर के जो हाथ की अंगुलियां, पैर के अंगूठे आदि से उसको संबोधित किया गया है। और रेप मतलब बलात्कार। सीधे अर्थों में हम बात करें तो शरीर के अंगों को भी डिजिट से संबोधित किया जाता है। अर्थात जो इसमें आरोपी होता है वह किसी बच्ची या महिला के साथ अपने शरीर के अंगूठे, अंगुलियों या पैर के अंगूठों से इस प्रकार की घिनौनी हरकत करता है, उसको हम डिजिटल रेप के अंतर्गत शामिल करते हैं। रेप से कितना अलग होता है डिजिटल रेप? अब साधारण भाषा में एक लाइन में अगर समझे तो डिजिटल रेप और रेप में मूलभूत अंतर यह होता है कि इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का प्रयोग होता है। डिजिटल रेप को कब रेप की श्रेणी में लाया गया? तो यह घटना दिसंबर 2012 की है, जब निर्भया कांड हुआ था। निर्भया कांड से आप लोग परिचित ही हैं। एक लड़की थी जिस पर कई लोगों ने ऐसा कुकर्म और जघन्यपूर्ण अपराध किया जो डिजिटल रेप से संबंधित था। तो निर्भया कांड के बाद यौन हिंसा से जुड़े कानूनों की समीक्षा की गई और इस पर एक समिति बनाई गई थी, वर्मा समिति। भारत के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति वर्मा की अध्यक्षता वाली समिति ने सुझाव दिया था, जिसके आधार पर डिजिटल रेप को बलात्कार की श्रेणी में लाया गया तथा पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत शामिल किया गया। पॉक्सो जिसका फुल फॉर्म होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, इसके तहत इसको ला दिया गया। साथ ही साथ महिला के निजी अंगों को पेनिट्रेशन के मकसद से नुकसान पहुंचाना भी रेप है, ऐसा इसको में शामिल कर दिया गया। और क्या शामिल किया गया? जो ओरल सेक्स है को भी बलात्कार की श्रेणी में लाया गया। अर्थात डिजिटल रेप को छेड़खानी का आरोप लगता था डिजिटल रेप करने में, उसको भी बलात्कार की श्रेणी में ला दिया गया वर्मा समिति के सुझाव पर। जो निर्भया
कांड हुआ था, उसके बाद उसकी जांच के लिए और रिपोर्ट देने के लिए वर्मा समिति का गठन हुआ था। न्यायाधीश वर्मा जो थे उनकी अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ था और उन्होंने बताया कि डिजिटल रेप को भी बलात्कार की श्रेणी में ला दिया गया। साथ ही साथ किसी महिला के न चाहते हुए भी उसके निजी अंगों को पेनिट्रेशन के मकसद से नुकसान पहुंचाना भी बलात्कार की श्रेणी में ला दिया गया और जो ओरल सेक्स होता है उसको भी बलात्कार की श्रेणी में ला दिया गया। उसके बाद डिजिटल रेप के संबंध में नए कानून भी बना दिए गए। नए कानून क्या बनाए गए उस पर आइए बात करते हैं। तो जो निर्भया बलात्कार के मामले के बाद डिजिटल रेप को पॉक्सो अधिनियम जिसको हम हिंदी में कहते हैं बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम, बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम मतलब जो बाल यौन होता है ऐसे अपराधों से संरक्षण के लिए जो कानून बना उसको पॉक्सो एक्ट के तहत जाना जाता है। के साथ साथ जो हमारा इंडियन पेनल कोड है, भारतीय दंड संहिता है, उसमें धारा 375 को ऐड किया गया और उसके तहत यौन अपराध के रूप में इसको अब जाने लगा। अब जो सजा व बलात्कार पीड़िता के प्रकार, तो बलात्कार की जो पीड़िताएं होती है उसको दो प्रकार से संबोधित किया गया है, एक बालिग और एक नाबालिग। तो जो बालिग के साथ डिजिटल रेप करता है उसको हम कहते हैं बड़े डिजिटल बलात्कारी, और जो नाबालिग मतलब 16 साल से कम उम्र, उसको हम कहते हैं, उस अपराधी को हम कहते हैं नाबालिग डिजिटल बलात्कारी। अब जानते हैं कि इस पर सजा का क्या क्या प्रावधान है। पॉक्सो अधिनियम के अनुसार अपराधी को 5 साल की जेल हो सकती है। उसके बाद यदि मामला पॉक्सो अधिनियम की धारा 376 के अंतर्गत आता है तो जेल की अवधि 10 वर्ष से बढ़ाकर आजीवन कारावास तक भी कर दी जाती है। साथ ही साथ अगर नाबालिग अर्थात 16 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ ऐसा अपराध करने वालों पर जो भारतीय दंड संहिता की धारा 375 और जो पॉक्सो की धारा है 4 के तहत 7 वर्ष की जेल, जिसे बढ़ाकर आजीवन कारावास तक की सजा के रूप में भी बदल दिया जाता है। अगर इस प्रकार का घिनौना कुकृत्य किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा किया जाता है तो पॉक्सो की धारा 6 के तहत कम से कम 20 वर्ष का कारावास और उसे बदलकर आजीवन कारावास के रूप में भी बदला जा सकता है, और विशेष परिस्थितियों में जुर्माना या मौत की सजा का भी प्रावधान है। जो पॉक्सो अधिनियम के तहत जो प्रावधान है और आईपीसी की धारा 375 के तहत जो सजा का प्रावधान है उसके तहत मौत की सजा भी विशेष परिस्थितियों में सुनाई जा सकती है। कुछ मामले हैं जो फेमस थे। मामला आता है पश्चिम बंगाल निवासी एक अकबर अली नाम का व्यक्ति था, जो अपनी बेटी से मिलने नोएडा जाता है। नोएडा गया है और नोएडा जहां अपनी बेटी से मिलने गया है उसके घर के बाहर एक छोटी सी लड़की खेल रही होती है, बच्ची खेल रही होती है। उसको चॉकलेट देने के बहाने घर में लाता है, घर में लाकर उसको एक कमरे में ले जाता है और ले जाकर टॉफी चॉकलेट के लालच में उसके साथ वो इस प्रकार का घिनौना कुकृत्य करता है। कुकृत्य की मालूम हो जाने पर पुलिस में एफआईआर दर्ज की जाती है और उसको पॉक्सो एक्ट की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है और आजीवन कारावास की सजा अकबर अली को सुनाई जाती है। साथ ही साथ 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगा दिया जाता है। अकबर अली जैसे न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार के कुकृत्य और घिनौने जघन्य अपराधों को मूर्त रूप में देते हैं। दूसरा एक मामला आता है, इससे संबंधित दूसरा मामला है मॉरिस राइडर का। मॉरिस राइडर जो ग्राफिक्स का काम करते थे और 80 वर्षीय हैं। 80 वर्षीय हैं मॉरिस राइडर, ग्रेटर नोएडा के 80 वर्षीय व्यक्ति हैं, ग्राफिक कलाकार हैं। उनकी शिमला में कार्यशाला है अर्थात उनकी कंपनी है। उस कंपनी में काम करने वाला कर्मचारी था जिसकी एक बिटिया थी। उस लड़की को वह अपने साथ रखते हैं, घर ले जाते हैं, उसकी देखभाल और शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी वह उसके साथ शिक्षा और देखभाल की जिम्मेदारी क्यों लेते हैं कि जो कर्मचारी है अर्थात उस बच्ची का पिता है वह इस प्रकार का जो खर्च होता है उसको वहन करने में असमर्थ हैं। लड़की ने आरोप लगाया 10 वर्ष की लड़की को पढ़ाई व देखभाल के लिए अपने पास रखते हैं क्योंकि उस कर्मचारी के पास बेटी के देखभाल के लिए पर्याप्त स्रोत नहीं थे। वर्ष 2021 में उस लड़की ने मॉरिस के खिलाफ शिकायत दर्ज की कि वह व्यक्ति पिछले 7 वर्षों से उसका डिजिटल रूप से बलात्कार कर रहा है। यह 80 वर्ष का व्यक्ति हो चाहे कितने भी वर्ष का व्यक्ति हो, जो कुकृत्य है उसके लिए हमारे संविधान में सजा का प्रावधान हो गया है और इस
तरह के कुकृत्यों को करने वाले लोग जेल की सलाखों के अंदर हैं, फिर भी यह एक घिनौना कुकृत्य है, इसको नहीं करना चाहिए। यह रहा डिजिटल रेप से जुड़ा हुआ मामला। डिजिटल रेप अर्थात एक बलात्कार से अलग हटकर, जो पहले 2012 दिसंबर के पहले यह एक प्रकार का छेड़खानी के आरोप में अगर डिजिटल रेप कोई करता था तो छेड़खानी के अपराध के लिए जो सजा और मुकदमा में जो धाराएं थी उसके तहत मुकदमा कायम किया जाता था। लेकिन निर्भया कांड के बाद जो जस्टिस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट आई उसके तहत हमारे आईपीसी में धारा 375 जोड़ा गया और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत इस प्रकार के बलात्कार करने वालों को लाया गया कि और उसी के तहत उसको दंड देने का प्रावधान किया गया। यह रहा पूरा मामला डिजिटल रेप से जुड़ा हुआ। आपको हमारा वीडियो सेशन कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़े, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जो भी हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आए वह आप तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।